जोहार दोस्तों, आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आंसर राइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से और जानकारी के पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम लोगों ने जो आंसर राइटिंग सेशन स्टार्ट किया था उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी ये तीनों को कंप्लीट कर चुके थे और हम लोग जो है अभी स्टार्ट किए हैं पीए यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। उसमें जो है इसका पूरा जो है हम लोग आंसर राइटिंग सेशन में पहला क्वेश्चन का आंसर राइटिंग देख चुके थे दोस्तों। ये वैश्वीकरण उपरांत दुनिया में लोक प्रशासन के अर्थ तथा महत्व की विवेचना कीजिए। और आज का जो टॉपिक है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, करंट रिलेवेंट है और इस तरह का जो है क्वेश्चन पूछता है जेपीएससी में कि कैसे सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 ने प्रशासन में पारदर्शिता के इच्छित लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है, यदि नहीं तो इसके कारणों को चिन्हित करते हुए आगे के मार्ग के लिए सुझाव दीजिए। अब यही क्वेश्चन है। हम लोग का जो मेंस राइटिंग का जो आंसर जो चल रहा है वो कंटिन्यू बेसिस पे चल रहा है, लेकिन अब जो नए बच्चे हैं जो अगला जेपीएससी लिखेंगे 15 जेपीएससी यदि आप लोग दीजिएगा तो आप लोग के लिए एक खुशखबरी है कि यहाँ जो हम लोग क्लास में होता है डिस्कस, वो सब डिस्कस का वीडियो आपके बीच आएगा। यानी हम लोग अभी यहाँ पे पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी झारखंड का और पॉलिटी इंडियन पॉलिटी, तो हम लोग यहाँ प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये ना आपका चलेगा सेशन, तो इसका जो है जितना हो सकता है मैक्सिमम वीडियो आप लोग के बीच आता रहेगा। तो जो नए हैं जो प्रीलिम्स का भी तैयारी करेंगे तो जुड़ने का प्रयास कीजिए। नेक्स्ट वीक से टारगेट रहेगा मेरा कि आप लोग के बीच में ये सब वीडियो जो है आए और जितना हो सके मैक्सिमम आप लोग हम सपोर्ट कर पाएँ दोस्तों। तो चलिए, ये एक छोटा सा जानकारी था जो साझा करना था। अब हम यहाँ बात कर रहे हैं कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 जो कि आंसर राइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये जो सेशन है ना इसको पहले समझना है कि इस सिलेबस में कहाँ है। बार बार आप लोग को बोलते हैं कि जब भी पढ़िएगा सिलेबस में कहाँ है उसको ढूंढना बहुत जरूरी है। देखिए अब यहाँ पे आपका पेपर 4 आप देख रहे होंगे। पेपर 4 दो भाग में डिवाइड है, भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था, और आपका जो है अगला नंबर में लोक प्रशासन और सुशासन। ये इसी में ना अभी देखिएगा ये आपका यहाँ पे है, देखिए सुशासन गुड गवर्नेंस का हिस्सा है और यहीं पे है सूचना का अधिकार। यही आपका यहीं से क्वेश्चन अराइज करके दिया है। अब यहाँ पे जानते हैं, देखिए सेवा का अधिकार है, सूचना का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है और उपभोक्ता संरक्षण एक्ट है। यहाँ बहुत सारा एक्ट है, महिलाओं के विरुद्ध घरेलू हिंसा एक्ट है, ओल्ड एज एक्ट है, ये सब है। लेकिन इसमें ना आपका जो अभी हम बता रहे हैं शिक्षा का अधिकार एक्ट और उपभोक्ता संरक्षण एक्ट, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों अभी बिल्कुल करंट में है, दोनों में संशोधन किया गया है। तो ये दोनों को यदि मेंस देने जाइएगा ना तो ये दोनों को देख लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछने का ज़्यादा चांसेस है। ये पूरा सुशासन लेसन ही इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ा सा ना जब भी आप पढ़िएगा तो आराम से पढ़िएगा और जितना हो सकता है छोटे छोटे नोट्स बनाने का प्रयास कीजिएगा। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि सिलेबस में कहाँ पे दिया गया है और क्वेश्चन पहले समझिए क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, इसके बाद आपको हम बताएंगे आंसर राइटिंग कैसे करना है। कैसे सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 ने प्रशासन में पारदर्शिता के इच्छित लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। मतलब ये जो बोल रहा है क्वेश्चन यहाँ 3 भाग में डिवाइडेड है कि एक तो जो आरटीआई एक्ट आया था क्या वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया, यानी जो उसका उद्देश्य था क्या वो कंप्लीट हुआ, ये पहला हो गया। यदि नहीं तो कारणों को चिन्हित कीजिए। यदि ऐसा नहीं हुआ है तो क्या कारण है कि आरटीआई एक्ट फेल हो गया, फेलियर हो गया। 2 और तीसरा है कि आगे के मार्ग के लिए सुझाव दीजिए। मैंने आपका राय क्या है, मैंने आपका आरटीआई एक्ट में और क्या सुझाव हो सकता है कि बेहतर से बेहतर इसमें काम हो। तो ये 3 क्वेश्चन इसमें है। एक तो आरटीआई एक्ट का प्रॉफिट क्या है, ये उद्देश्य क्या है या क्या उसका फायदा हुआ पहला। दूसरा कि यदि वो फेल हुआ है तो किस लिए फेल हुआ उसके कारण बताइए। और तीसरा यदि वो फेल हो रहा है तो उसको और आगे बढ़ाने के लिए आपके पास क्या सुझाव है। ये 3 आपका एक क्वेश्चन डिवाइडेड है, एक ही क्वेश्चन में पे 3 क्वेश्चन छुपा हुआ है। तो चलिए हम लोग जो है आंसर राइटिंग सेशन स्टार्ट करते हैं। आपका धीरे धीरे हो जाएगा स्टार्ट। देखिए यहीं पे आपका क्वेश्चन है, जब भी आप क्वेश्चन लिखिएगा तो हिंदी इंग्लिश में लिख दीजिएगा, ज़्यादा बढ़िया रहता है। तो चलिए यहाँ क्वेश्चन तो समझ आ गया आपको। अब यहाँ देखिए इसको ना पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे पहला हिस्सा में, दूसरा में देखेंगे आरटीआई एक्ट 2005 की उपलब्धियाँ, ये आपका जो है मेन बॉडी हो गया क्वेश्चन का। फिर तीसरा हम लोग देखेंगे इसमें कि आरटीआई एक्ट के विफलता या बाधाओं का मुख्य कारण क्या है, ये भी हो गया आपका मेन बॉडी। ये हो गया, देखिए पूरा डायग्राम से हम लोग राइटिंग करेंगे बढ़िया से। आगे की राय या सुझाव फ्रेमिंग कर दिया गया है पूरा, ये हो गया। और अंतिम में होगा आपका कंक्लूजन निष्कर्ष। यानी पूरा जो आंसर राइटिंग है आप समझ रहे होंगे कि एक तो आपका हो गया भूमिका इंट्रोडक्शन, दूसरा हो गया इसका प्रॉफिट क्या उपलब्धियाँ रहा है 2, तीसरा जो है आपका आरटीआई के विफलताओं के बाधाओं का मुख्य कारण क्या है ये,
अगला जो है आगे की राय या सुझाव, और अंतिम पायदान में हम लोग देखेंगे निष्कर्ष। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे सर कि थोड़ा सा वर्ड्स को थोड़ा बढ़ाइए, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। देखिए ये ना आंसर राइटिंग में हम वर्ड को थोड़ा बढ़ा दिए हैं, ज़्यादा नहीं बढ़ाया है। मैं आपका सर लगभग जो है 600 से 700 के बीच में वर्ड्स आ जाएगा, लेकिन आपको 500 से 600 के बीच में लिखना है। थोड़ा वर्ड आप लोग बोल रहे थे कि सर थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, तो हम बढ़ा दिए। आप लोग थोड़ा सा कम भी लिखिएगा चलेगा, लेकिन आपका जो आंसर राइटिंग है इस तरह आप कीजिएगा तो आपको नंबर बहुत मिलेगा। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आप सबका स्वागत है। भूमिका इंट्रोडक्शन। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट यानी आरटीआई एक्ट 2005 को भारतीय लोकतंत्र में सूचना का जनाधिकार माना जाता है। देखिए ऐसा वर्ड्स यूज करना है ना स्टार्टिंग में कि जो भी आपका कॉपी चेक करेगा ना वो आपको ना प्यार करने लगे कि भाई ये बहुत मेहनत करके आया है। ऐसा काम करना, इस तरह लिखना है कि जिस तरह आपको देखे और अट्रैक्टिव हो जाए। जिस तरह को दुल्हन को देखता है, भले वो सांवली है या कुछ भी है, लेकिन जिस दिन वो श्रृंगार करके आती है ना, तो जैसे ही वो आती है वहाँ बरमाला में तो लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं उसको देख के। तो उस तरह ना आपको भी अट्रैक्ट करवाना है एग्जामिनर को। वही जो है आपका दूल्हा है, और आप समझ लीजिएगा आप दुल्हन है। आपका पूरा जो ये आंसर राइटिंग का सेशन है ये पूरा दुल्हन की तरह आपको सजा के देना है। कहाँ पे बिंदी लगाना है, कहाँ पे टीका लगाना है, कहाँ पे जो है उसका जो है पायल पहनाना है, कहाँ पे जो है मतलब हर एक तरह का ना कान का पहनाना है, बाली पहनाना है। मतलब आपको ना पूरा आंसर राइटिंग दुल्हन की तरह सजा के भेजना है। ये दिमाग में घुसा लीजिएगा कि जितना भी हो सकता है आप श्रृंगार कीजिएगा, बकवास श्रृंगार नहीं। देखता हूँ कोई लड़की लोग श्रृंगार करती है तो बकवास टाइप की लगती है, तो उस टाइप का नहीं, एकदम नेचुरल, नॉर्मल, एट्रैक्टिव लगना चाहिए। आलतू फालतू बकवास के साथ नहीं करना है। तो चलिए, और आपका राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 को भारतीय लोकतंत्र में सूचना का जनाधिकार माना जाता है। क्या मानता है? सूचना का जनाधिकार माना जाता है। इसका उद्देश्य शासन में पारदर्शिता, उत्तरदायित्व तथा जन सहभागिता को बढ़ाना था। क्या था इसका उद्देश्य? शासन में पारदर्शिता, उत्तरदायित्व तथा जन सहभागिता को बढ़ाना था। इस अधिनियम ने नागरिकों को सरकारी सूचनाओं तक पहुंच का वैधानिक अधिकार दिया। क्या किया? इस अधिनियम ने नागरिकों को सरकारी सूचनाओं तक पहुंच का वैधानिक अधिकार दिया, लीगल राइट दिया, जिससे भ्रष्टाचार और प्रशासनिक अपारदर्शिता पर अंकुश लगाने का प्रयास हुआ। जिससे क्या होगा कि भ्रष्टाचार कम हो गया। जो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे जो दिखाई नहीं दे रहा था वो दिखने लगा, उस पर अंकुश लग गया कि भाई जो प्रॉब्लम है जो आप छुप के कर रहे हैं वो नहीं कर पाएंगे। आरटीआई एक्ट 2005 को भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के दुर्ग को ढहाने और नागरिक को मास्टर बनाने वाले सबसे शक्तिशाली कानून के रूप में देखा जाता है। अब देख रहे हो वर्ड का कलेक्शन यहाँ पे ऐसा लिखा गया, लग रहा कि जो आंसर राइटिंग किया गया ये बहुत बड़ा प्लेयर है। तो आपको हमेशा ना एकदम वहाँ तैयार होकर जाना है खेलने के लिए। क्या कि आरटीआई एक्ट 2005 को भारतीय लोकतंत्र में सत्ता का दुर्ग को ढहाने और नागरिक को मास्टर बनाने वाले सबसे शक्तिशाली कानून के रूप में देखा जाता है। ये हो गया आपका पूरी इंट्रोडक्शन कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट क्या है, कि यह भारतीय लोकतंत्र में सूचना का जनाधिकार माना जाता है। इसका उद्देश्य शासन में पारदर्शिता, उत्तरदायित्व तथा जन सहभागिता को बढ़ाना था। इस अधिनियम ने नागरिकों को सरकारी सूचनाओं तक पहुंच का वैधानिक अधिकार दिया, जिससे भ्रष्टाचार और प्रशासनिक अपारदर्शिता पर अंकुश लगाने का प्रयास हुआ। आरटीआई एक्ट 2005 को भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के दुर्ग को ढहाने और नागरिक को मास्टर बनाने वाले सबसे शक्तिशाली कानून के रूप में देखा जाता है। ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन। अब इसी इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा ऐसा कुछ लिखना है कि लगे कि भाई इसी से जुड़ा हुआ है। देखिए, सूचना का अधिकार केवल शासन में पारदर्शिता नहीं लाता, बल्कि यह सत्ता को उसके असली मालिक यानी जनता को वापस देता है। ये क्या बोला कि आरटीआई एक्ट जो सूचना का अधिकार जो एक्ट है सिर्फ शासन में पारदर्शिता नहीं लाता है, वो क्या करता है बल्कि सत्ता का उसके असली मालिक, अब देखिए सत्ता का रियल मालिक कौन है, तो जनता ही है, को वापस सौंपता है। ये हो गया आपका एक तरह से इंट्रोडक्शन यहाँ पे हो गया, और उसी के कड़ी को आगे बढ़ाते हुए एक थोड़ा सा पॉइंट आउट कर दिया गया फ्रेमिंग करके। अब यहाँ आइए जो आपका मेन यहाँ पे बॉडी है, उन मेन बॉडी हम लोग आएंगे। आरटीआई एक्ट 2005 की उपलब्धियाँ। यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछा था कि कैसे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 ने प्रशासन में पारदर्शिता के इच्छित लक्ष्य को प्राप्त करे। इच्छित लक्ष्य माने उसकी उपलब्धियाँ क्या क्या है, तो क्या क्या उपलब्धियाँ हैं? नागरिक सशक्तिकरण पहला, दूसरा है भ्रष्टाचार पर नियंत्रण, तीसरा है प्रशासन में पारदर्शिता बढ़ी, सुशासन को बढ़ावा, और अगला है आंकड़ों द्वारा प्रगति। क्या क्या यहाँ पे है? नागरिक सशक्तिकरण, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण,
प्रशासन में पारदर्शिता बढ़ी, सुशासन को बढ़ावा और आंकड़ों द्वारा प्रगति। ये आपका जो मेन इसका पॉइंट था। अभी पॉइंट को ना बहुत ज़्यादा वर्ड में हम डील नहीं करेंगे, 15, 20, 25, 30 वर्ड में जो है डील करके इसको खत्म करने वाले, ताकि हम लोग और आगे बढ़ेंगे। अब देखिए पहला नंबर पॉइंट है प्रशासन में पारदर्शिता बढ़ी। क्या बढ़ी? प्रशासन में पारदर्शिता बढ़ी। इसके तहत सरकारी निर्णय प्रक्रिया जनता के समक्ष आई। फाइल नोटिंग, टेंडर, नियुक्ति, योजनाओं आदि की जानकारी सार्वजनिक हुई। क्या हो गया? इसके तहत सरकारी निर्णय प्रक्रिया जनता के समक्ष आई। फाइल नोटिंग, टेंडर, नियुक्ति, योजनाओं आदि की जानकारी सार्वजनिक हुई। साथ ही साथ सरकार जनता के प्रति जवाबदेह है की भावना भी मजबूत हुई। क्या हो गया? साथ ही साथ सरकार जनता के प्रति जवाबदेह है की भावना भी मजबूत हुई। इससे सरकार के सभी स्तर की कार्य प्रणाली में लाल फीताशाही कम हुई। लाल फीताशाही मतलब क्या हो गया? कि काम चोरी की भावना या लेट रिसीव की भावना कम हो गई। क्या हो गया? इसके तहत सरकारी निर्णय प्रक्रिया जनता के समक्ष आई। फाइल नोटिंग, टेंडर, नियुक्ति, योजनाओं आदि की जानकारी सार्वजनिक हुई। साथ ही साथ सरकार जनता के प्रति जवाबदेह है की भावना भी मजबूत हुई। इससे सरकार के सभी स्तर के कार्य प्रणाली में लाल फीताशाही कम हुई। ये पहला पॉइंट था। अब दूसरा पॉइंट है आपका भ्रष्टाचार पर नियंत्रण। भ्रष्टाचार पर नियंत्रण। कई घोटाले आरटीआई के माध्यम से उजागर हुए। क्या हो गया? कई घोटाले आरटीआई के माध्यम से उजागर हुए। मनरेगा, पीडीएस, पंचायत योजनाओं में सामाजिक अंकेक्षण यानी कि सोशल ऑडिट को बल मिला। या देखिए 2 पॉइंट यहाँ पे डिलीट कर दिया गया। क्या पॉइंट है आपका? तो आपका कई घोटाले आरटीआई के माध्यम से उजागर हुए, ये हो गया। मनरेगा, पीडीएस, पंचायत योजनाओं में सामाजिक अंकेक्षण को बल मिला, ये 2 पॉइंट हो गया। अब अगला पॉइंट है नागरिक सशक्तिकरण। क्या है? नागरिक सशक्तिकरण। अब देखिए हमेशा ना आंसर राइटिंग अब जब भी कीजिएगा, जो पॉइंट को डील कीजिएगा तो अलग अलग तरह से डील कीजिएगा। देखिए यहाँ पे बिल्कुल लिख दिया इस तरह, फिर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे इसको जो है थोड़ा सा एरो बना के निकाल दिया गया। अब यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे बिल्कुल अलग डिजाइन से लिख दिया गया। तो आंसर राइटिंग थोड़ा सा ना अलग तरीका से कीजिएगा, कहानी की तरह नहीं कीजिएगा। नागरिक सशक्तिकरण। आम नागरिक सीधे प्रशासन से प्रश्न पूछने लगे। आम नागरिक क्या है? कि सीधा जो है प्रश्न पूछने लगा, किससे? प्रशासन से, एडमिनिस्ट्रेशन से। दूसरा क्या है? ग्रामीण एवं कमजोर वर्गों को भी अधिकारों के प्रति जागरूकता मिली। ग्रामीण और कमजोर वर्गों को भी अधिकारों के प्रति जागरूकता मिली। यानी 2 पॉइंट यहाँ पे हो गया नागरिक सशक्तिकरण। इसमें क्या डील करना है? आम नागरिक को सीधे प्रशासन से प्रश्न पूछने लगे, पहला। दूसरा, ग्रामीण एवं कमजोर वर्ग को भी अधिकारों के प्रति जागरूकता मिली। अब चौथा नंबर जो पॉइंट है सुशासन को बढ़ावा। ये आपका लेसन आप देखे होंगे आरटीआई, उस सुशासन का ही हिस्सा है, गुड गवर्नेंस का ही हिस्सा है। तो सुशासन को क्या मिला? बढ़ावा मिला। कैसे मिला? आरटीआई एक्ट 2005 सरकारी कामकाज में जवाबदेही को बढ़ाकर सुशासन को बढ़ावा दे रहा है। क्या कर रहा है आरटीआई एक्ट? सरकारी कामकाज में जवाबदेही को बढ़ाकर सुशासन को बढ़ावा दे रहा है। यह नागरिकों को सरकारी फाइलों, खर्चों और निर्णयों की जानकारी मांगने का अधिकार देकर भ्रष्टाचार पर जो है लगाम लगाता है। क्या करता है? भ्रष्टाचार पर लगाम लगाता है। यहाँ पे क्या हो गया कि आरटीआई एक्ट 2005 सरकारी कामकाज में जवाबदेही को बढ़ाकर सुशासन को बढ़ावा दे रहा है। यह नागरिकों को सरकारी फाइलों, खर्चों और निर्णयों की जानकारी मांगने का अधिकार देकर भ्रष्टाचार पर लगाम लगाता है। सरकारी सेवाओं में दक्षता लाता है और निर्णय लेने की प्रक्रिया में जनता की भागीदारी सुनिश्चित करता है। ये हो गया आपको सुशासन को बढ़ावा देने वाला पॉइंट, इसको डील कर दिया गया है। अब देखिए 5वां नंबर पॉइंट, ये थोड़ा करंट डाटा वाला है, आंकड़ों द्वारा प्रगति। आंकड़ों द्वारा प्रगति ये हम गूगल से निकाले थे। आंकड़ों द्वारा प्रगति कि केंद्रीय सूचना आयोग CIC के अनुसार आरटीआई रजिस्ट्रेशन रेट 2013-14 के 7.21% से घटकर 2024-25 में लगभग 3.26% हुआ है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? CIC जो होता है केंद्रीय सूचना आयोग के अनुसार आरटीआई रजिस्ट्रेशन रेट 2013-14 के 7.21 से घटकर 2024-25 में लगभग 3.26% हुआ है। मैंने आरटीआई में हम लोग जो करते हैं पहले रजिस्ट्रेशन रेट कितना था? 7.21% था। इतने सारे जो है हम लोग को जवाब नहीं मिल रहा था, वो घट कर कितना हो गया? 3.26% हो गया। तो ये आपका थोड़ा हम गूगल से निकाल लिए थे, आप भी ऐसा कर सकते हैं। दूसरा हो जाएगा कई राज्यों में लंबित मामलों के निस्तारण में सुधार देखा गया है। कई राज्यों में जो मामला लंबित था उसमें क्या हो गया? सुधार देखा गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ 5 पॉइंट था, पांचों को डील कर दिया गया 1 2 3 करके फ्रेमिंग करके। अब इसी को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए लिख दिया गया क्या? बहुत यह कहना गलत नहीं होगा कि आरटीआई ने भारत की शासन संस्कृति में आमूलचूल परिवर्तन किया। क्या है?
यह कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि आरटीआई ने भारत की शासन संस्कृति में आमूलचूल परिवर्तन किया है। इसने 2G स्पेक्ट्रम और कॉमनवेल्थ गेम जैसे बड़े घोटालों को उजागर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्या है? 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, कॉमनवेल्थ गेम जैसे बड़े घोटालों को उजागर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आंकड़ों के अनुसार हर साल लगभग 40 से 60 लाख आरटीआई आवेदन दायर किए जाते हैं। 40 से 60 लाख आरटीआई आवेदन दायर किए जाते हैं, जो इसकी लोकप्रियता को दर्शाता है। हालांकि पारदर्शिता का इच्छित लाभ अभी भी पूर्णतः पूरा नहीं हुआ है। यही क्वेश्चन पूछा था कि पूरा हो गया है क्या, यहाँ पे पूछा था कि लक्षित पूरा हो गया क्या, नहीं हुआ है। यहाँ हम लोग इंट्रोडक्शन देख चुके हैं, फिर यहाँ पे जो फ्रेमिंग करके आपका इसका उपलब्धि है इसको देख चुके हैं। अब ना हम लोग यहाँ पे देखेंगे इसका क्या क्या बाधा है या इसका जो है क्या मुख्य कारण है विफल होने का। देखिए, आरटीआई के विफलता या बाधाओं का मुख्य कारण, अब यहाँ हम 6 पॉइंट लिखे हैं। अब 5 पॉइंट भी लिख सकते हैं, 4 पॉइंट भी लिख सकते हैं, लेकिन 4 से कम नहीं लिखना है और 6 से ज़्यादा भी नहीं लिखना है, बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो अब 4-5 लिख सकते हैं, कोई तरह का दिक्कत नहीं। देखिए क्या है इसका, बहुत सारे पद जो है खाली है, रिक्त पद है पहला। दूसरा है बुनियादी ढांचा का अभाव। तीसरा है धारा 8 का दुरुपयोग, धारा 8 का दुरुपयोग। चौथा है आरटीआई संशोधन अधिनियम 2019। अगला है नौकरशाही की मानसिकता और अंतिम में है आरटीआई कार्यकर्ताओं पर हमले। क्या क्या बोले? रिक्त पद पहला, दूसरा है बुनियादी ढांचाओं का अभाव, तीसरा है धारा 8 का दुरुपयोग, चौथा है आरटीआई संशोधन अधिनियम 2019, पांचवा है आपका नौकरशाही की मानसिकता और छठा नंबर में क्या है आरटीआई कार्यकर्ताओं पर हमले। अब इसको हम लोग आराम से 10, 15, 20 वर्ड में हर सेक्शन को जो है कंप्लीट करेंगे पूरा अच्छा से। अब देखिए रिक्त पद, केंद्र और राज्य सूचना आयोगों में आयुक्तों का पद लंबे समय तक खाली रहते हैं, जिससे अपीलों का अंबार लग जाता है। इससे सुनवाई और निस्तारण में देरी होती है। क्या लिखे हैं कि केंद्र और राज्य सूचना आयोग में आयुक्तों का पद लंबे समय तक खाली रहता है, जिसके कारण अपीलों का अंबार लग जाता है। इससे सुनवाई और निस्तारण में देरी होती है। एकदम आराम से जो पॉइंट था उसको एकदम कम शब्द में सटीक तरीका से लिख दिया गया है। अब देखिए अगला जो पॉइंट यहाँ पे 2 नंबर में है बुनियादी ढांचा को अभाव, बुनियादी ढांचों का अभाव। सभी राज्यों में ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल उपलब्ध नहीं है। बुनियादी ढांचा क्या हो जाएगा कि सभी राज्यों में ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल उपलब्ध नहीं है। रिकॉर्ड प्रबंधन और डिजिटलीकरण की कमी है, इससे जानकारी खोजने में देरी लगती है। रिकॉर्ड प्रबंधन और डिजिटलीकरण की कमी है, इससे जानकारी खोजने में देरी लगती है। ये हो गया। तीसरा नंबर जो पॉइंट है धारा 8 का उपयोग, धारा 8 का उपयोग राष्ट्र सुरक्षा और व्यक्तिगत गोपनीयता जैसे अपवादों का सहारा लेकर जायज जानकारी देने से मना कर दिया जाता है। 2024-25 में धारा 8 का हजारों बार उपयोग हुआ है। आरटीआई एक धारा 8 क्या बोलता है कि आप जो जानकारी मांग रहे हैं वो धारा 8 के तहत यदि राष्ट्र सुरक्षा या व्यक्तिगत गोपनीयता में आता है, यदि व्यक्तिगत गोपनीयता में आता है तो आपको उसका जो है मुहैया नहीं करवाया जाएगा, वो जो आपका जानकारी आपके पास नहीं पहुंचेगा। तो धारा 8 का उपयोग में क्या हो जा रहा है, राष्ट्र सुरक्षा और व्यक्तिगत गोपनीयता जैसे अपवादों का सहारा लेकर जायज जानकारी देने से भी मना कर दिया जाता है। 2024-25 में धारा 8 का हजारों बार उपयोग हुआ है कि आपको जानकारी मुहैया नहीं कराएगा। ये भी इसका एक बाधा है, इसका विफलता का मुख्य कारण भी है। अगला पॉइंट है 4 नंबर आरटीआई संशोधन अधिनियम 2019। आरटीआई संशोधन अधिनियम 2019, आरटीआई एक्ट कब आया था? तो आपको हम स्टार्टिंग में बोल दिए थे कि आरटीआई एक्ट आपका 2005 में आ गया था। अब देखिए आरटीआई संशोधन में इसमें संशोधन किया गया कब? 2019 में। इसमें क्या हुआ है कि आलोचकों का मानना है कि इस संशोधन ने सूचना आयुक्तों की सेवा शर्तों और कार्यकाल पर केंद्र सरकार का नियंत्रण बढ़ाकर उनकी स्वायत्ता को कम कर दिया है। पहले क्या था कि पहले जो है आपका जो केंद्र सूचना आयोग था उस पर उतना प्रेशर नहीं था, लेकिन जैसे ही संशोधन होता है अब इसमें क्या है कि सेंट्रल लेवल का नियंत्रण हो जाता है अधिक। उससे क्या होता है कि जो सचिव है उस पर उनकी स्वायत्ता कम कर दिया गया। आलोचकों का मानना है कि इस संशोधन ने सूचना आयुक्तों की सेवा शर्तों और कार्यकाल पर केंद्र सरकार का नियंत्रण बढ़ाकर उनकी स्वायत्ता को कम कर दिया है। अब देखिए अगला जो पॉइंट है नौकरशाही की मानसिकता। किसकी मानसिकता? तो नौकरशाही की मानसिकता। कई अधिकारी सूचना साझा करने में अनुच्छुक रहते हैं, लोग नहीं चाहते कि हम अपना सूचना जो है साझा करें। साथ ही तकनीकी आधारों पर आवेदन अस्वीकार कर दिए जाते हैं। जो भी आप टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से भेजिएगा उनको तो क्या करेगा, उसको अस्वीकार कर दिया जाएगा। कई अधिकारी सूचना साझा करने में अनिच्छुक रहते हैं, साथ ही तकनीकी आधारों पर आवेदन अस्वीकार कर दिए जाते हैं। आज भी ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923, आज भी ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923 वाली औपनिवेशिक मानसिकता हावी है, जहां सूचना को साझा करने के बजाय
छिपाने की प्रवृत्ति है। ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट क्या था 1923 में आया था, ये अंग्रेजी काल में आया था। वाली औपनिवेशिक मानसिकता हावी है, जहां सूचना को साझा करने के बजाय छिपाने की प्रवृत्ति है, आज भी है। अब छठा और अंतिम नंबर पॉइंट क्या है, तो आरटीआई कार्यकर्ताओं पर हमले। आरटीआई कार्यकर्ताओं पर हमले, जानकारी मांगने वालों को सूचना न मिलना एक गंभीर चिंता है। जानकारी मांगने वालों को सूचना न मिलना एक गंभीर चिंता है। नेशनल कैंपेन फॉर पीपुल्स राइट टू इंफॉर्मेशन यानी NCPRI, अभी NCPRI का हम पहले बताएंगे, रुकिए पहले पढ़ लेते हैं। नेशनल कैंपेन फॉर पीपुल्स राइट टू इंफॉर्मेशन यानी NCPRI के अनुसार अब तक दर्जनों कार्यकर्ताओं की हत्या की जा चुकी है। NCPRI क्या है, इसकी स्थापना 2002 में की गई थी। ये जो है NCPRI जो है आरटीआई एक्ट को मजबूत करने के लिए, भ्रष्टाचार को कम करने के लिए और जो लंबित मामले हैं उसको त्वरित यानी जल्दी करने के लिए NCPRI को लाया गया था। मैंने जानकारी मांगने वालों को सुरक्षा न मिलना एक गंभीर चिंता है। जैसे हम जानकारी मांगे हैं कोई भी चीज़ को लेके, और यदि हमको जानकारी हम भेजे हैं तो उसको भी थोड़ा सा सीक्रेट रखना है। लेकिन क्या होता है कि नेशनल कैंपेन फॉर पीपुल्स राइट टू इन्फॉर्मेशन यानी NCPRI के अनुसार अब तक दर्जनों कार्यकर्ताओं की हत्या की जा चुकी है। ये इसका जो है आपका देख सकते हैं कि आप यहाँ पे कि इंट्रोडक्शन हो गया आराम से। फिर देखिए आप बढ़िया से फ्रेमिंग करके इसका उपलब्धि हो गया, क्या इसका योगदान है। अभी तीसरा आपका यहाँ जो हम लोग फैक्ट पढ़े हैं अभी बढ़िया से कि आरटीआई की विफलता या बाधा का मुख्य कारण क्या है, इसको भी जो है आप देख रहे हैं फ्रेमिंग कर दिया गया है एक तरह से डायग्राम के थ्रू। फिर इसका पूरा पॉइंट को धीरे धीरे डील कर दिया गया दोस्तों। अब जो अंतिम जो कड़ी है क्वेश्चन का, जो मेन बॉडी है उसका जो अंतिम कड़ी है आगे की राह, माने आपका सुझाव, प्रमुख सुझाव। आगे की राह लिखिए या सुझाव लिखिए, जो आपको लिखना है लिखिए। अब इसमें हम देखिए 1 2 3 4 5 6 7 लिखिए। अब 4 भी लिखिए, 5 भी लिखिए, जितना लिखना लिखिए। आपका हाथ में जितना स्पीड है उतना लिखिए, कोई तरह का दिक्कत नहीं। लेकिन याद रखिएगा 6 से 7 वर्ड, उससे ज़्यादा नहीं लिखना है। सूचना आयोगों को मजबूत बनाना, ये पहला हो गया। दूसरा है समयबद्ध निस्तारण। तीसरा है धारा 4 का प्रभावी क्रियान्वयन। अगला है रिकॉर्ड प्रबंधन का आधुनिकीकरण। आरटीआई कार्यकर्ताओं की सुरक्षा, जागरूकता एवं प्रशिक्षण, संतुलित गोपनीयता ढांचा। आगे की राह या प्रमुख सुझाव क्या है, सूचना आयोगों को सशक्त बनाना, समयबद्ध निस्तारण, धारा 4 का प्रभावी क्रियान्वयन, रिकॉर्ड प्रबंधन का आधुनिकीकरण, आरटीआई कार्यकर्ताओं की सुरक्षा, जागरूकता एवं प्रशिक्षण, संतुलित गोपनीयता ढांचा। अब ये ना आपका जो है सुझाव है, ये आगे की राह है। अब देखिए इसको हम लोग जो है कम कम वर्ड में डील करेंगे। देखिए अब जितना सारा पॉइंट देख रहे होंगे ना, हम बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं किया कि एक पॉइंट को बहुत टाइम दे दिए हैं और दूसरे को कम वर्ड्स में लिखे, ऐसा बिल्कुल। जितना भी पॉइंट यहाँ पे देखे होंगे या जब नोट्स बनाइएगा आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा किसी को नहीं दिया गया है। जितना है सबको थोड़ा बहुत 19-20 हो सकता है, लेकिन एक एक्यूरेट वर्ड्स में सबको देने का प्रयास किया गया है ताकि जो है आंसर का जो है बैलेंस नहीं गड़बड़ाए। अब किसी को ज़्यादा समय दीजिएगा, किसी को कम, किसी को ज़्यादा लिखिए, किसी को कम, तो वो आंसर का बैलेंस ना गड़बड़ा जाता है। तो जब भी आप लिखिएगा हर पॉइंट को में काम करना होगा। यदि आपको बहुत स्कोर लाना है कि आपका 40 में 32-34 नंबर लाना है ना, तो आपको आंसर राइटिंग का खिलाड़ी बनना पड़ेगा। नॉर्मल 15-20 जो है सबको ले आता है, वो कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। लेकिन 20 से 24, 24 से 28, 28 से 32 करने के लिए ना बहुत मेहनत करना पड़ता है। उसके लिए आपको क्या करना है, हल्का हल्का काम करना पड़ेगा। अपना जो लेखन शैली है उस पर काम करना पड़ेगा। पहला जो है आप काम कीजिए कि लेखन शैली किताबी भाषा से निकलकर अपनी भाषा में लिखिए, पहला। दूसरा है कि हर एक पॉइंट को उतना ही दीजिए जितना कि पहला पॉइंट को दिए उतना दूसरा को। तीसरा फ्रेमिंग करना सीखिए। चौथा डायग्राम बनाना सीखिए। पांचवा करेंट रिलेवेंट होना चाहिए। और हमेशा जो है कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन ऐसा दीजिए कि लगे कि भाई दिल को छू गया है। तो ये सब काम कीजिएगा ना, आपका आंसर राइटिंग एक अलग लेवल में चला जाएगा दोस्तों। तो देखिए आगे की राय प्रमुख सुझाव, पहला नंबर पॉइंट डील करने वाले हैं सूचना आयोग को सशक्त बनाना। सूचना आयोग को सशक्त बनाना, रिक्त पदों को शीघ्र नियुक्ति, आयोगों की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वायत्ता सुनिश्चित हो। कुछ नहीं किया गया यहाँ पे, क्या क्या है, रिक्त पद है उसको जल्दी से भर दिया जाए, साथ में जो आयोग की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वायत्ता उसका सुनिश्चित कर दिया जाए। ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट देखिए समयबद्ध निस्तारण, समयबद्ध टाइम से खत्म हो जाए, समयबद्ध निस्तारण। इसको 2 पॉइंट में डील करेंगे। ऑनलाइन सुनवाई और ई गवर्नेंस को बढ़ावा। अब देखिए कि हर कोई जा नहीं पाएगा तो क्या करना है, ऑनलाइन सुनवाई कर दीजिए। और ई गवर्नेंस तो बहुत जरूरी है तो इसको बढ़ावा दे दिया जाए। फास्ट ट्रैक मैकेनिज्म विकसित किया जाए, जल्दी से जल्दी काम हो, इसके लिए एक मैकेनिज्म विकसित किया जाए, यानी फास्ट ट्रैक मैकेनिज्म विकसित किया जाए। अब देखिए दोनों जो पॉइंट है ना, अब देखिए कितना बढ़िया से लिखा गया है, एक अच्छा डायग्राम से, एक अच्छा फ्लो चार्ट से यूज करते हुए, और वही जो क्वेश्चन जो बोल रहा है उसका डिमांड के अनुसार लिख दिया गया है कि ऑनलाइन सुनवाई
और ई गवर्नेंस को बढ़ावा। बिल्कुल करंट रिलेवेंट है। फास्ट ट्रैक मैकेनिज्म को विकसित किया जाए, बिल्कुल अभी समय का डिमांड है, वही लिखा गया। धारा 4 का प्रभावी क्रियान्वयन, अब ये क्या है, आरटीआई एक्ट धारा 4 के अंतर्गत अधिकतम सूचनाएं स्वतः सार्वजनिक हो। तो ऐसा काम करना है ना कि जल्दी किसी को मांगने का जरूरत ही नहीं पड़े कोई भी आपका जो है सूचना। ऐसा काम करना है कि जितने सारे आरटीआई के पास इंफॉर्मेशन है उसको पब्लिकली कर दिया जाए, ताकि लोग का जो है अंबार कम आएगा। हम लोग कब वहाँ भेजेंगे तो उनको ज़्यादा काम कर पाएंगे। हम लोग कम मैसेज करेंगे, कम आरटीआई करेंगे तो क्या होगा कि उन लोग ज़्यादा काम कर रहे हैं। तो आरटीआई एक्ट धारा 4 के अंतर्गत अधिकतम सूचनाएं स्वतः सार्वजनिक हो। इससे आरटीआई आवेदनों की संख्या भी घटेगी, इससे आरटीआई आवेदनों की संख्या भी घटेगी। अब ये आपका पॉइंट कंप्लीट हो गया। अगला नंबर जो पॉइंट है 5वां नंबर, आरटीआई कार्यकर्ताओं की सुरक्षा। विस्टल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट, पहले समझ लीजिए विस्टल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट क्या था। जो जानबूझकर सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा है उसको ना, उसके लिए ये लाया था विस्टल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट 2014 में इसको लाया गया था, को प्रभावी ढंग से लागू करना ताकि वे अधिनियम की भावना को समझे, ना कि इसे बोझ माने। माने जो भी जो आरटीआई कार्यकर्ता है जो काम कर रहा है वो जो है अपना काम को समझे कि भाई हम किस लिए यहाँ पे खड़े हैं, किस लिए हमको यहाँ पे लाया गया है, ना कि उसको बोझ समझे, ये बोला गया था। तो विस्टल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट क्या है, को प्रभावी ढंग से लागू करना चाहिए ताकि वे अधिनियम की भावना को समझे, ना कि इसे बोझ माने। जागरूकता एवं प्रशिक्षण, नागरिकों एवं अधिकारियों दोनों को आरटीआई संबंधी प्रशिक्षण दिया जाए। नागरिक एवं अधिकारियों दोनों को आरटीआई से रिलेटेड जितना सारा प्रशिक्षण है वो सब दिया जाना चाहिए। और अगला और अंतिम पॉइंट है 7वां नंबर में, संतुलित गोपनीयता ढांचा। संतुलित गोपनीयता ढांचा, पारदर्शिता एवं निजता, पारदर्शिता एवं निजता जिसको हम लोग बोलते हैं प्राइवेसी के बीच संतुलन स्थापित किया जाए कि क्या हम प्राइवेसी करेंगे और क्या हम पब्लिक करेंगे, उसके बीच में एक बैलेंस बनाया जाए। पब्लिक इंटरेस्ट टेस्ट को मजबूत किया जाए, पब्लिक इंटरेस्ट टेस्ट को मजबूत किया जाए। अब देखिए यहाँ पे पूरा पॉइंट को यहाँ से डील कर दिया गया है। तो दोस्तों इस तरह करके ना, यदि आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल कमेंट कीजिए, क्या प्रॉब्लम है उसको भी कमेंट कीजिए, इससे हम जान पाए कि हम क्या कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, आपको फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या फिर आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। तो थोड़ा सा ना ये सब जो है बताने का प्रयास कीजिएगा। और यदि अच्छा लग रहा है तो दोस्तों झारखंड के उन बच्चों तक पहुंचाने का प्रयास कीजिएगा इस सब वीडियोज़ को जिनको जेन्युइन जरूरत है। इसको छुपाइएगा मत, क्योंकि एक ना एक दिन तो खैर धीरे धीरे आगे बढ़ ही जाएगा। कोई ना कोई चीज़ शुरू होता है तो कहीं ना कहीं बढ़ता ही बढ़ता, यदि अच्छा होता है तो बढ़ेगा। लेकिन यदि आप लोग उसको सपोर्ट कीजिएगा ना तो थोड़ा जल्दी फैलेगा, जल्दी बढ़ेगा। तो थोड़ा सा ना हमको भी ज़रूरत है आप लोग का प्यार का, आप लोग का सपोर्ट का। तो थोड़ा सा ना इसको बढ़ाने का बिल्कुल प्रयास कीजिए, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं एक सेवा है। हम जो कर रहे हैं ये भी एक सेवा है, आप जो कीजिएगा वो भी एक सेवा है। इसी तरह करके ना पूरा झारखंड का विकास होगा। हम लोग तैयारी ही कर रहे हैं किस लिए, जेपीएससी का। तो जेपीएससी का यदि आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो जेपीएससी का मतलब ही होता है अधिकारी, और अधिकारी का काम ही होता है जन के लिए सेवा करना। तो ये भी एक सेवा ही है। यदि आप वीडियो को भेज रहे हैं कहीं और जगह, इसको फैला रहे हैं, तो ये भी एक सेवा ही है। तो ये सब करने से क्या होगा ना कि कोई तो नहीं देख रहा लेकिन भगवान देख रहा है कि आप यदि कुछ सपोर्ट कर रहे हैं किसी के थ्रू, किसी के माध्यम से, तो कहीं ना कहीं भगवान भी आपको सपोर्ट जरूर करेगा दोस्तों। तो चलिए अगला हम लोग यहाँ देखते हैं कंक्लूजन, निष्कर्ष, अंतिम पॉइंट। यहाँ समझ लिए पूरा कहानी आप लोग कि भाई हम लोग स्टार्ट किए थे यहाँ पे इंट्रोडक्शन से, फिर क्वेश्चन का डिमांड था कि इसका क्या उपलब्धि रहा है उसको हम लोगों ने देखा, फिर इसको डील किया हम लोग, फिर इसका जो है विफलता का या बाधा का मुख्य कारण क्या है। ये जो आपका 6 पॉइंट था, इन 6 पॉइंट को कम वर्ड्स में डायग्राम के साथ, फ्रेमिंग के साथ हम लोग जो है अच्छा से डील किए। फिर आगे की राह और सुझाव, जो मेन बॉडी था क्वेश्चन का 3 भाग में डिवाइड था, उसको हम लोगों ने यहाँ पे डील किया बहुत बढ़िया तरीका से। उसके बाद हम लोग लास्ट में आएंगे कंक्लूजन। अब कंक्लूजन क्या होता है, निष्कर्ष क्या होता है कि आप जो लिखे हैं उसको यहाँ लिखना है, जो आप आंसर राइटिंग किए हैं उसमें क्या समस्या था, क्या निदान था वो लिखें, और लास्ट में आप क्या सोच रहे हैं उसको जरूर इम्प्लीमेंट करना है। देखिए आरटीआई एक्ट 2005 भारतीय लोकतंत्र की सबसे क्रांतिकारी उपलब्धियों में से एक है। क्या है? आरटीआई एक्ट 2005 भारतीय लोकतंत्र की सबसे क्रांतिकारी उपलब्धियों में से एक है। इसने शासन को रहिस की संस्कृति, रहिस माने छुपाने वाली संस्कृति से निकालकर उत्तरदायित्व की संस्कृति, जो छुपाने वाली संस्कृति था उसको लायबिलिटी वाला संस्कृति की ओर अग्रसर किया है। फिर भी लंबित मामलों, अब ये इसका मैंने यहाँ हम लोग क्या बोले, ये जो आपका ना हम लोग दिखाएं कि इसका क्या फायदा है। आरटीआई 2005 भारत लोकतंत्र की सबसे क्रांतिकारी उपलब्धियों में से एक है। इस शासन को रहिस की संस्कृति से निकालकर उत्तरदायित्व की संस्कृति की ओर अग्रसर किया गया। इसका प्रॉफिट था, इसका बढ़ावा दिया गया। फिर भी अब इसका नेगेटिव पॉइंट हम लोग बोलेंगे, फिर भी लंबित मामलों
संस्थागत कमजोरी, नौकरशाही प्रतिरोध एवं नई गोपनीयता चुनौतियों के कारण इसका पूर्ण उद्देश्य अभी अधूरा है। क्या बोला गया इसका नेगेटिव पॉइंट? फिर भी लंबित मामलों, संस्थागत कमजोरी, नौकरशाही प्रतिरोध एवं नई गोपनीयता चुनौतियों के कारण इसका जो है पूर्ण उद्देश्य अभी अधूरा है। अब देखिए, ये तो हो गया आपका पॉजिटिव पॉइंट, नेगेटिव पॉइंट। अब यहाँ सुझाव किया है, यदि सूचना आयोगों को मजबूत किया जाए, किसको? सूचना आयोगों को मजबूत किया जाए, डिजिटल पारदर्शिता बढ़ाई जाए तथा नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। जो भी काम करेंगे, आप भी अधिकारी बनिएगा तो किसके लिए काम कीजिएगा? लोगों के लिए। यानी नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए तो आरटीआई वास्तव में जनता का लोकतांत्रिक हथियार बनकर सुशासन की नींव को और सुदृढ़ कर सकता है। यानी आरटीआई वास्तव में जनता का लोकतांत्रिक हथियार बनकर सुशासन की नींव को और सुदृढ़ यानी मजबूत कर सकता है। अब देखिए, ये हो गया आपका क्या? तो एक तरह से निष्कर्ष, बहुत बढ़िया तरीका। आपको लग रहा है कि यहाँ पे सिर्फ कहानी की तरह लिखी है, कहानी नहीं है। इसमें आपका 3 भाग में आपका कंक्लूजन डिवाइड है। एक जो प्रॉब्लम था, एक जो सॉर्ट आउट किए, और एक जो आपका विचार है। तीनों में आप फ्रेमिंग कर दिया गया। यहाँ पे ये सब चीज़ आप इंट्रोडक्शन में लिखेगा। इंट्रोडक्शन में क्या करना है कि आरटीआई एक्ट क्या है, इसका काम क्या, ये किस लिए आया, बस यहाँ पे ये लिखा गया। आपका कंक्लूजन में क्या है कि इसका प्रॉब्लम क्या है, इसको सॉर्ट आउट क्या किया गया और इसको और बढ़िया तरीका से करने में क्या क्या उपाय हो सकता है। तो वहाँ पे आपको हमेशा जो है आंसर राइटिंग इस तरह फ्रेमिंग करके लिखिएगा। तो दोस्तों, ये था आज का टॉपिक। अब आपको हम पहले बोल दे रहे हैं, आपको अगला जो टॉपिक मिलेगा या हम लोग अगला जो टॉपिक डील करने वाले हैं आंसर राइटिंग का, वो रहेगा वित्त आयोग का गठन और भूमिका। देखिए, वित्त आयोग ना, ये आपका पॉलिटी का भी हिस्सा है। तो ये आपका जो है, इसको हम लोग डील करने वाले हैं, वित्त आयोग का गठन और भूमिका। ये हम लोग कंप्लीट करेंगे। हो सके तो अगर आप लोग पढ़ लीजिएगा, फिर मेरा वीडियो या फिर जो है हम नोट्स भेजते हैं, इससे पढ़ लीजिए, ज़्यादा फायदा आपको होगा। तो इस तरह करके हम लोग जो है अपना कंटिन्यू जो है बेसिस पे सिलेबस को जो है आगे बढ़ाएंगे। अब इसका करने के बाद ना, जैसे देखिए यहाँ पे 1-2 ही क्वेश्चन है या 3 बोल सकते हैं। वित्त आयोग का गठन और भूमिका, राज्य प्रशासन में मुख्य सचिव की भूमिका और आपदा प्रबंधन संगठन और कार्यक्रम का आलोचना में विवेचना कीजिए। ये 3 कंप्लीट करने के बाद हम लोग आएंगे सीधा इकोनॉमिक्स वाला सेशन में। फिर इकोनॉमिक्स में आपका टोटल 8 क्वेश्चन है। वो 8 क्वेश्चन डील करने के बाद हम लोग साइंस में आएंगे, जहाँ 10 क्वेश्चन है, वो 10 क्वेश्चन को हम लोग डील करेंगे दोस्तों। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक में, एक नई ऊर्जा के साथ, एक नए उत्साह के साथ और एक नए महत्वपूर्ण आंसर राइटिंग के साथ। तब तक सबको जोहार।